दोस्तों, जय भीम। देखिए, यहाँ पे बिहार में या भारत में जब भी इलेक्शन आता है, जब भी चुनाव आता है, तो वैसी व्यवस्था चुनाव आयोग की होती है, सरकार की होती है कि एक एक व्यक्ति को घर से उठाया जाता है, उसे पूरी सुविधा मुहैया कराया जाता है मतदान केंद्र तक ले जाने के, और कहा जाता है, प्रचार किया जाता है कि एक भी मतदाता न छूटे मतदान के लिए। एक एक मतदान जो है जरूरी है, आवश्यक है देश निर्माण के लिए। लेकिन क्या यही बात शिक्षा के लिए जरूरी होता है? क्या यही बात रोजगार के लिए जरूरी होता है? क्या यही बात स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है? तो सरकार कहता है कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है सारे व्यक्तियों को काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, नौकरी देने के लिए। तो हम पूछते हैं उस सरकार से, उस सिस्टम से, कि जिस व्यक्ति को बेड से उठा नहीं जाता है, उसे आप मतदान केंद्र तक ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। अगर जो मतदान केंद्र तक आपकी सुविधा के अनुसार नहीं जाता है, तो आप उसके घर में मतदान करवाने जाते हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाता है, उस बच्चे को घर तक स्कूल पहुंचाया जाए? जो व्यक्ति नौकरी के लिए दूसरे जगह नहीं जा पाता है, उसके घर तक नौकरी पहुंचाया जाए। जो व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है, उस व्यक्ति की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उसके घर तक हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो मुझे एक कॉल आया, वो BLO के था। हालांकि BLO की इसमें गलती नहीं है, या इसमें और कोई सिस्टम की गलती नहीं। सिस्टम तो हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो बड़े लेवल पर है, जिसे निर्णय लेने की अधिकार है और निर्णय लेने की शक्ति है, उसकी बात कर रहे हैं। वहां से कॉल आया BLO को, और वो बोले मुझसे कि आप जो मतदान करेंगे वो कहाँ करेंगे? आप मतदान केंद्र पर जाके मतदान करेंगे या अपने घर पे मतदान करेंगे? तो हम उनसे पूछे कि आखिर बेहतर कहाँ पे होगा, अच्छा कहाँ पे होगा? तो BLO सर कहते हैं कि अच्छा देखो बाबू, आपको डिसाइड करना है कि अच्छा कहाँ होगा। तब हम बोले कि सर डिसाइड मेरे बस की बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कहें तो 2 प्रधानमंत्री, 3 मुख्यमंत्री की चुनाव में हम हिस्सा ले चुके हैं और मतदान कर चुके हैं। तो हम सोचे कि हर एक बार, और मुखिया, 2 मुखिया की भी मैं चुनाव में भागीदारी लिया, मतदान किया। तो मैं बोला कि सर प्रत्येक बार तो मैंने मतदान केंद्र पर जाके मतदान तो किया है, शायद इस बार देखना चाहते हैं कि घर पे ही आके मतदान करा दिया जाए, देखते हैं सरकार की क्या व्यवस्था होती है। तो BLO सर बोले कि देखो बाबू, मतदान अगर जो जाके मतदान केंद्र पे करते हैं तो अच्छा लगता है, और आपको भी समानता की बातें अच्छा लगता है कि हम सबके साथ लाइन में लग के, पूरे भारत के जैसे मतदाता लग रहे हैं, वैसे हम भी लाइन में लग के मतदान किए हैं और अपना सरकार चुनने में अपना भागीदारी को पुख्ता किए हैं। अच्छा लगता है। तो हम भी कहेंगे सर सही बात है, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। सबके साथ रहना जाना, सबके साथ, समाज के साथ मिलना, उठना बैठना अच्छा लगता है। तो हम कहे सर मेरा बात कर दीजिए कि हम मतदान केंद्र पर जाके मतदान करें। इसके बाद कुछ समय के बाद मुझे याद आई, मैं एक डबल MA किया आदमी हूँ, बेरोजगार इंसान हूँ। एग्जाम देने के लिए कई एक जगह मैंने गया, इतना निर्जन स्थान पे गया, इतना सुविधा विहीन स्थानों पे गया जहाँ पे गाड़ी जाने की भी सुविधा नहीं थी। और उससे बताइए कि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति कैसे वहाँ पे पहुँचा होगा।
कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन सरकार को इसकी कोई सुनवाई नहीं थी। जबकि मैंने डिसवैलिडी सर्टिफिकेट लगाया था, मैंने अपना सेंटर चूज किया था बगल में, सुविधा वाले जगहों में, लेकिन फिर भी मेरा जगह बक्सर, गया, औरंगाबाद इस तरह से एसएससी की भेज दिया गया सेंटर। उस समय उस सरकार को ध्यान नहीं गया था कि ये दिव्यांग व्यक्ति है, वहां पे कैसे जाएगा और किस तरह से एग्जाम देगा। और जाने के बाद बक्सर जब मैंने एग्जाम देने गया तो उस एग्जाम कैंसिल हो गया और 3 साल के बाद वो उस एसएससी के एग्जाम की डेट आई थी। मैंने पार्ट 1 में फार्म भरा था, बीए पार्ट 1 में फार्म भरा था एसएससी की, और एग्जाम कब लिया, जब हम एमए सेमेस्टर 1 में चल गए तब। इतना दिनों के इंतजार के बाद मेरा सेंटर बक्सर भेजा। पटना भी तो भेज सकते थे, तो पटना ना भेज के बक्सर भेजा, बताइए। और जनवरी की महीना थी, ठंडा के महीना था, कितना तकलीफ हुआ होगा। फिर भी सोचे चलिए वो एग्जाम होगा तो एग्जाम में मेरी नौकरी हो जाएगी, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। जैसे तैसे करके अपने संबंधियों के साथ मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंचा। एग्जाम देने से पहले मुझे पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया। और फिर भी वहां पे एग्जाम लिया गया, लेकिन एग्जाम लेने के बाद फिर वो पेपर कैंसिल ही हो गया। उसके बाद में फिर आरा भेज दिया उसके सेंटर को। मैंने गुस्सा से नहीं गया कि नौकरी हो या ना हो, इतना परेशानी मुझे पार नहीं लगती है, और मैं नहीं गया। इस बात को मुझे ख्याल आया कि उस समय वो सरकार को क्यों नहीं समझ में आया था नौकरी के लिए। और फिर हाल ही में जो सेंटर भेजा गया एसएससी की, उसकी हालत किसी से छुपी नहीं है। जब चुनाव के समय लोगों को इतना ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान तक पहुंचाया जाता, मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाता, प्रत्येक व्यक्ति के वोटर लिस्ट में व्यक्तियों का नाम रहता है, लेकिन उसी तरह से प्रत्येक बेरोजगारों के नाम क्यों नहीं रहता। बेरोजगारी लिस्ट में कितना व्यक्तियों को इस बार नौकरी देना है, वो सरकार को क्यों नहीं ध्यान आता है। ये क्यों नहीं ध्यान आता है कि इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसे स्कूल में ले जाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, जो शिक्षा पूरी कर लिए हैं उसे रोजगार दिया जाए। तो सिर्फ चुनाव के समय हमारा सरकार सक्रिय होते हैं, और जब युवाओं की भविष्य की बात आती है, उसके रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, बुजुर्गों की स्वास्थ्य की बात आती है, बच्चों की शिक्षा की बात आती है, तो ये सरकार की सिस्टम कहाँ चली जाती है। और हम उन मतदाताओं से भी पूछना चाहते हैं, जब आप वोट देने जाते हैं तो उस समय आप क्या सोचकर वोट देते हैं। क्या हमें मंदिर बन जाएगी तो भविष्य सफल हो जाएगा, मंदिर में आपकी क्या फायदा होगी, चढ़ावा चढ़ाने से आपको क्या मिलेगा। आपकी जो भी जमा पूंजी होगी या जो भी आपकी मजदूरी होगी, वो मजदूरी को आप चढ़ा देंगे, लेकिन मंदिर में जाने से आपको क्या मिलेगा। अगर जो स्कूल नहीं बनेगा, अस्पताल नहीं बनेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वैसे सरकार को चुनने से क्या फायदा। जो हमारी ध्यान न रखे, हमारी नौकरी के लिए प्रयास न करे, रोजगार के लिए प्रयास न करे, हमारी बच्चों के शिक्षा के लिए प्रयास न करे, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता न करे, वैसे सरकार को रहने से क्या फायदा। फिर वैसे व्यक्तियों को आप वोट क्यों देते हैं। हम उन अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि वैसे अभिभावक वैसे सरकार को क्यों चुनते हैं। आपको तो बहुत अनुभव होगा सरकार चुनने की, कि किस सरकार को, किस पार्टी को मैंने वोट दिया तो कैसा हाल लाया, कैसा मेरा हाल कर दिया प्रदेश का, क्षेत्र का, देश का। फिर भी आप वही बातों को दोहराते आते हैं। आप अगर जो अपने बच्चों को शादी के लिए जाते हैं,
तो पहला नंबर उसके व्यक्तित्व को देखते हैं, उसके खानदान को देखते हैं, उसके परिवार को देखते हैं, उसके आमदनी को देखते हैं, उसके चाल चलन व्यवहार को देखते हैं। तब जाके अपने बच्चों को वहां पे शादी करते हैं, शादी करवाते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, मतदान देने की बारी आती है, तो आप जैसे तैसे व्यक्तियों को मतदान कर देते हैं। क्या ये आपका भविष्य नहीं है? एक बार अगर जो किसी गलत व्यक्तियों के हाथों में अपने बच्चे का भविष्य पड़ जाती है, समय दी जाती है, तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाती है। अगर जो लड़की को गलत घर में शादी हो जाती है, उस लड़की का भविष्य बर्बाद हो जाता है। अगर जो किसी लड़का को गलत लड़की से शादी हो जाती है, तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। अब सोचिए कि जिस सरकार के गलत निर्णय से पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का, पूरे राज्य का भविष्य निर्धारित होता है, उस गलत सरकार के हाथों में अपना सत्ता क्यों सौंप देते हैं? बाबा साहब अंबेडकर साहब हमें चुनाव का अधिकार दिया था, मतदान का अधिकार दिया था अपने भविष्य को सुधारने के लिए। जब हम अपने भविष्य को ही नहीं सुधार सकते हैं, तो वो मतदान का क्या फायदा है? वो लोकतंत्र की क्या फायदा है? वैसे लोकतंत्र रहे या न रहे, इसकी कोई फायदा नहीं है जब हम अपनी स्थिति को सुधार ही नहीं पा रहे हैं। जब हम अपने रोजगार को मुहैया नहीं करा सकते मतदान के जरिए, जब हम अपने स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, शिक्षा, रोजगार, शिक्षालय, स्कूल, कॉलेज, रोड, अस्पताल ये सब नहीं सुधार सकते हैं, तो वैसे सरकार को चुनने से क्या फायदा है? क्या फायदा है? बहुत हम कहते हैं कि हमारा देश जो है लोकतंत्र है, हमें अपना राजा चुनने का अधिकार है, हमें राजा हटाने का अधिकार है। तो उस राजा को कहां हटा रहे हैं? प्रत्येक बार वही तानाशाह राजा को, झूठे वादे करने वाले राजा को, झूठे वादे कर करके झूठे झांसे दे दे के आ रहे हैं और जा रहे हैं, और फिर रोते हैं कि हमारा भविष्य नहीं बदला, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला। क्या हर घर रोजगार की सिस्टम नहीं चलानी चाहिए? क्या ये मुद्दा नहीं चलानी चाहिए? रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा नहीं लगाना चाहिए? क्या हमारे अपने बच्चों को जो शिक्षा के लिए काम करेगा उसे सरकार में लाया जाए? क्या ये बातें नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, हमें तो बस 5 केजी राशन चाहिए, बस 5 केजी राशन चाहिए, उसमें हम खुश हैं। लेकिन बताइए, आपके 5 केजी राशन मिलने से या न मिलने से आपके भविष्य पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको अगर जो राशन मिल रहा है, तो क्या राशन से आपको दिन जा रहा? नहीं जा रहा। अगर जो दिव्यांगों को एक साइकिल मिल रही है, वही दिव्यांग को जो काम करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, उसे एक नौकरी दे दिया जाए, तो वो साइकिल, घर, पैसा सब कुछ बना सकता है। फिर उसे किसी सरकारी योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो किसी बेरोजगार को एक नौकरी दे दिया जाए, तो वो सारे समस्या का हल खुद कर लेगा, उसे बेरोजगारी भत्ता देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अभी बिहार सरकार प्रत्येक जीविका दीदी को 10,000 दे रहे हैं। उन जीविका दीदी कुछ खुश होके कहते हैं हम वही सरकार को चुनेंगे। क्या उन जीविका दीदियों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें वही नौकरी जिसमें हम लगे हैं उसको परमानेंट कर दिया जाए, उसको सरकारी कर दिया जाए, ताकि हम प्रत्येक महीना 10,000 कमा सके? तो फिर सर आपको 10,000 देने की जरूरत ना पड़ेगी। तो कुछ खुश हो रहे हैं कि मुझे नीतीश बाबू ने 10,000 रुपया दिया, एनडीए की सरकार में मुझे आई। उस एनडीए की सरकार के आंखों में आंखें डालकर बोलिए, जो नेता आपके सामने आता है, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे रोजगार के लिए, मेरी शिक्षा के लिए आपने क्या किया है पिछले 10 सालों से, पिछले 11 सालों से? माना कि रोड दिए हैं आप, बिजली दिए हैं आप, लेकिन जब से आपने बिजली फ्री किया है,
जब से आपने कितने घंटा बिजली दे रहे हैं। सड़क दिए हैं लेकिन गाड़ी पे टैक्स बढ़ा दिए हैं। जो गाड़ी हमें 50,000 में मिलती थी वो गाड़ी हमें 1 लाख में मिल रही है। जो रिचार्ज हमें 200 में होती है वो डायरेक्ट अभी 350 लग रहा है। जो सिलेंडर हमें 400 में मिलती थी वो हमें अभी 1100 में मिल रहा है। क्या वो सिलेंडर की फायदा है, वो क्या गैस की फायदा है? क्या इन सब बातों पे नहीं होना चाहिए? जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।